वेरी गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी कॉलिंग पीरियोडिकल एंड रिटर्न्स एंड डायरेक्टिंग इंक्वायरी, सेक्शन नंबर 6 and 7 जो SCRA एक्ट 1956 का है, राइट। चले, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेबी को पावर है कि भाई आप पीरियोडिकल इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हैं, राइट, या इंक्वायरी वगैरह कर सकते हैं, उसका ऑर्डर कर सकते हैं। ध्यान से, फर्निशिंग ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न, आपको पीरियोडिकल रिटर्न किसको देना है? कंपनी के अफेयर्स का सेबी को देना है, राइट। एवरी RSE मतलब RSE मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज शेल फर्निश टू सेबी पीरियोडिकल रिटर्न्स रिलेटिंग टू द ऑफिशियल रेट्स फॉर द सिक्योरिटीज एंड लिस्टेड देयर ऑन, उनके रेट्स क्या हैं वो बताएं आप। नंबर ऑफ शेयर्स डिलीवर्ड थ्रू द क्लियरिंग हाउस, कितने शेयर्स हमने डिलीवर करे हैं किसको? क्लियरिंग हाउस को। क्लियरिंग हाउस से मेकिंग अप प्राइसेस, क्लियरिंग हाउस का प्रोग्राम क्या है। नंबर ऑफ सिक्योरिटी लिस्टेड डीलिस्टेड पिछले 3 महीने में, वो आपको रिटर्न में देना है। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बॉट ऑन और रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरवर्ड लिस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 मंथ, एनी अदर मैटर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। तो ये सारी चीज़ें पीरियोडिक रिटर्न के रूप में किसके पास जाएगी? सेबी के पास। और रिपोर्ट फाइल करनी है गवर्नमेंट को साल के अंत में, राइट। याद रखना, रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो है आपकी, जिसको आपको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा, वो तो सेबी ही है। एनुअल रिपोर्ट देना पड़ेगा किसको? आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू सेबी रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी के कामकाज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है कंपनी की वर्किंग के रिस्पेक्ट में, तो आपको सेबी को देना है। एवरी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज शैल मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और वो भी कितने ड्यूरेशन के लिए मेंटेन करना है? 5 साल के लिए। कंपनी लॉ में है 8 साल, राइट, सेक्शन नंबर 128, और सेक्शन नंबर 6 and 7 SCRA में बोल रहा है 5 साल। इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, सेबी हैज़ अ पावर टू अपॉइंट 1 or more पर्सन टू मेक एन इंक्वायरी। क्या करेगा बंदा? वो गवर्निंग बॉडी के अफेयर्स को चेक करेगा, इनकी वर्किंग को चेक करेगा, किस तरीके से ये कामकाज करते हैं। द अफेयर्स ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, और मेंबर जो है वो किस तरीके से काम करता है, गवर्निंग बॉडी का वर्किंग स्टाइल क्या है, मेंबर का वर्किंग स्टाइल क्या है, इन दोनों को चेक करने वाला है। आफ्टर इंक्वायरी इट मे टेक, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है। इट मे इंक्लूड इम्पोजिशन ऑफ फाइन लगा देगा आपके ऊपर एज अ पनिशमेंट काइंड ऑफ, एक्सपल्शन ऑफ मेंबर और सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप, या तो आपको मेंबर से एक्सपल या सस्पेंशन कर सकता है। प्रोडक्शन ऑफ बुक्स, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इंक्वायरी बाय एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज, वो प्रोड्यूस करेगा जब भी सेबी या गवर्नमेंट आने वाला है। एवरी मेंबर ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज वो देगा। इफ़ द मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज़ अ फर्म, अगर कोई फर्म है तो उसका पार्टनर, मैनेजर, सेक्रेटरी वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराएगा। या फिर एवरी अदर पर्सन, बॉडी ऑफ पर्सन डीलिंग विद दी अबव पर्सन, या और कोई व्यक्ति उस पर्सन से डील कर रहा है तो वो भी सेबी या गवर्नमेंट को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला है, जिसका जिक्र है सेक्शन नंबर 6 and 7 में, राइट। सेक्शन नंबर 11 है जो बात करता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड गवर्निंग बॉडी ऑफ अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। बहुत ध्यान से, हमने किसको पावर दे रखी है? पावर दे रखी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया आप गवर्निंग बॉडी को हटा सकते हैं RSE की। कब हटाएंगे? जनरली जब गवर्निंग बॉडी ढंग से काम नहीं कर रहा है, डिफ़ॉल्ट कर रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? गवर्निंग बॉडी को रिमूव कर देंगे और एक नई गवर्निंग बॉडी का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। Conditions for making order of suspension, if all the following condition is satisfied, अगर ये सारी की सारी condition satisfied हुई, central government form an opinion that the governing body of the stock exchange should be suspended and governing body of the stock exchange should be suspended, ऐसा गवर्नमेंट को लगा तो वो एक रिटन नोटिस सर्व करेगा। क्या सर्व करेगा? आपके ऊपर एक रिटन नोटिस सर्व करेगा और साथ में देगा रीजंस, और आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। या भाई गवर्निंग बॉडी को रिमूव कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देना ही पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगा नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में कि भाई गवर्निंग बॉडी को हमने सुपरसीड कर दिया है, राइट। सेक्शन नंबर 11 बात करता है सुपरसेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, अब अगर हमने सस्पेंड कर दी गवर्निंग बॉडी तो इसका इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहली बात तो गवर्निंग बॉडी खत्म, सेसेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी।
अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन प्लेस ऑफ गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग बॉडी की जगह हमको ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट एनी पर्सन टू एक्सरसाइज ऑल द पावर ऑफ गवर्निंग बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो गवर्निंग बॉडी की जगह और किसी का अपॉइंटमेंट भी कर सकता है। वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन द नॉमिनीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कैरी आउट द बिजनेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉर द टाइम बीइंग, जब तक फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है गवर्निंग बॉडी, फिर सारा का सारा स्टॉक एक्सचेंज का कामकाज कौन संभालेगा? नॉमिनीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और उनका पर्सन का अपॉइंटमेंट क्या रहेगा और ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितने टाइम के लिए अपॉइंट होंगे, ये लिखा होगा नोटिफिकेशन में। तो ये हुआ हमारे पास सेक्शन नंबर 11 का जिक्र, राइट। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड गवर्निंग बॉडी, सेक्शन नंबर कौन सा है आपके पास? 11। उसी के नीचे सेक्शन नंबर 12 है पावर ऑफ सेबी टू इशू डायरेक्शन, राइट। सेक्शन नंबर कौन सा है आपके पास? 12A। जो भी ये ABCD होते हैं ये बीच में इंसर्ट करे होते हैं, राइट। किसको पावर दी गई है? सेबी को। क्या इशू करने के लिए? डायरेक्शंस इशू करने के लिए। कंडीशंस फॉर इशू ऑफ डायरेक्शंस बाय सेबी, सेबी में इशू द डायरेक्शंस इफ आफ्टर मेकिंग एनी इंक्वायरी इट इज सेटिस्फाइड दैट इशू ऑफ डायरेक्शन इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, तो डायरेक्शन देगा। या फिर ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, तो वो डायरेक्शन देने वाला है। और एक पॉइंट क्या है आपका? इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स या ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, तो डायरेक्शन देगा। टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ एनी RSE, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज को कंट्रोल करने की बात। क्लियरिंग कॉरपोरेशन हम बात करेंगे सेक्शन 8A में, वो बात है। बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब अगेंस्ट में, किसके इंटरेस्ट में? इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और सिक्योरिटी मार्केट, ये लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो है। टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन, तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन की वर्किंग को चेक करने के लिए सेबी डायरेक्शन दे सकता है, इनके प्रॉपर मैनेजमेंट को गवर्न करने के लिए डायरेक्शन दे सकता है। डायरेक्शन किसको देगा? स्टॉक एक्सचेंज को देगा, क्लियरिंग कॉरपोरेशन को देगा, या और कोई पर्सन जो इनसे एसोसिएटेड है उस पर्सन को भी हम डायरेक्शन दे सकते हैं। या एनी कंपनी हुज सिक्योरिटी आर लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे पर्सन को आप डायरेक्शन दे सकते हैं। सेक्शन नंबर कौन सा है? ये ऊपर वाला सेक्शन नंबर 11 है, जिसमें हमने बात करी गवर्निंग बॉडी को सस्पेंशन की। और फिर हमने देखा है सेक्शन नंबर 12A, जिसमें किसको पावर दी गई है? सब सेबी को पावर है कि आप डायरेक्शन इशू कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट सेक्शन नंबर 12, और ये बात कर रहा है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सस्पेंड बिजनेस ऑफ अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, राइट। बहुत ध्यान से, सेक्शन नंबर 11 में हमने बात की थी हम गवर्निंग बॉडी को रिमूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब वो ढंग से काम नहीं कर रही है। यहाँ पर हम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का पूरा बिजनेस ही सस्पेंड कर रहे हैं, मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, राइट। ध्यान से, कंडीशन स्टॉक एक्सचेंज में प्रॉब्लम मतलब कि सब हम वहाँ पर गवर्निंग बॉडी से अकेले काम नहीं चलेगा, रिमूवल वाला। सेक्शन नंबर 12 ज़्यादा सीरियस हो गया एज कम्पेयर टू सेक्शन नंबर 11। सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट फॉर्म एन ओपिनियन दैट सम इमरजेंसी सिचुएशन अराइजेज, और ये कब पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उस टाइम पर सस्पेंड रहा था स्टॉक एक्सचेंज का काम। हर्षद मेहता वाले केस में महीने भर का टाइम पीरियड सस्पेंड रहा था, राइट। ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इन सिचुएशन में गवर्निंग बॉडी से कुछ नहीं होना, ऐसा वो हम स्टॉक एक्सचेंज को चला ही नहीं सकते हैं, तो ये इस काम में आपको सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। इशू नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट, जब भी हम सस्पेंड की बात करेंगे इमरजेंसी सिचुएशन में तो आपको नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट में, साथ में देने पड़ेंगे रीजंस, प्लस मेंशन करना पड़ेगा कंडीशंस। भाई याद रखना, सस्पेंशन पीरियड शैल नॉट एक्सीड 7 डेज, फिर उसको हम एक्सटेंड करते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट। तभी मुंबई ब्लास्ट में 7 डेज के लिए सस्पेंड रहा था, और एक्सटेंशन के लिए हर्षद मेहता वाले केस में एक्सटेंशन हुआ था। सेक्शन नंबर कौन सा है? ये 12 है, राइट। सस्पेंशन इमरजेंसी सिचुएशन में होगा। एक बात, कितने ड्यूरेशन को होगा? मैक्सिमम 7 डेज के लिए आपको रीज़न देने पड़ेंगे, ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 9 पढ़े, पावर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज टू मेक बायलॉज। और बायलॉज मतलब क्या होता है यार? इंटरनल
रूल्स, राइट, हमने बात की थी ऑलरेडी। बायलॉज में प्रोवाइड फॉर द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। बायलॉज अगर आपको करना है तो आपको प्रायर अप्रूवल सेबी की चाहिए पड़ेगी, उसके बाद पब्लिश करना है ऑफिशियल गैजेट में। डेट ऑफ पब्लिकेशन को हम मान लेंगे कि उस तारीख से हमारे बायलॉज इफेक्टिव होना चालू हो गए हैं, मतलब प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होना चालू हो गए। स्कोप ऑफ बायलॉज क्या क्या रहेगा? बायलॉज में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, मैंने सिर्फ एक छोटी सी इलस्ट्रेटिव लिस्ट दी है आपको कि भाई एक आइडिया हो जाए कि किस किस चीज़ के रिस्पेक्ट में बायलॉज होगा। पहला, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ मार्केट, रेगुलेशंस एंड आवर्स ऑफ ट्रेड। कितने बजे मार्केट खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, आवर्स ऑफ ट्रेड क्या रहेंगे, वो रहेगा। अ क्लियरिंग हाउस फॉर द पीरियोडिकल सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लियरिंग हाउस चाहिए पड़ेगा। द रेगुलेशन और प्रोहिबिशन ऑफ ब्लैंक ट्रांसफ़र, वो अलाउड रहेगा, नहीं रहेगा अलाउड। द रेगुलेशन ओवर कैरी ओवर फैसिलिटीज़, द फिक्सिंग, ऑल्टरिंग, पोस्टपोनिंग ऑफ डेज फॉर सेटलमेंट, द लेवी, रिकवरी ऑफ फाइन, फीस, पेनल्टीज एंड फिक्सिंग ऑफ स्केल ऑफ ब्रोकरेज, ये सारी चीज़ें आपके बायलॉज में रहने वाली हैं, राइट। तो सेक्शन नंबर 12 में हमने बात करी बिजनेस ऑफ स्टॉक RSE को हम सस्पेंड कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 9 में हमने बात करी भाई हम बायलॉज बनाने की बात कर रहे हैं, बायलॉज में क्या क्या रहेगा ये हमने एक छोटी सी लिस्ट देखी है। नेक्स्ट सेक्शन है जो हम इसी में डिस्कस करना चाहेंगे, वो है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस नाम से लग रहा है यार कि ये क्लियरिंग कॉरपोरेशन एक ऐसी अथॉरिटी है जो क्या करती है, सब क्लियरिंग करती है, बिल्कुल सही है। से फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें बैंक्स में, जब हम चेक लगाते हैं किसी दूसरे बैंक का क्लियर होने के लिए तो बहुत बार वो बैंक खुद करती है, बट मैक्सिमम टाइम हर बैंक का एक क्लियरिंग बैंक होता है जो ये काम करता है। क्या करता है वो, आपने बैंक में चेक लगाया, जिस पर्सन का लगाया आपका अकाउंट नंबर चेक करेगा, उसको भेजेगा, फिर वो उसकी बैंक को भेजेगा, आपके साइन मैच करेगा, अमाउंट मैच करेगा, वर्ड्स फिगर में सही है, डेट के पहले तो नहीं लगाया, ये सारी चीज़ें जो काम करता है ये करता है बैंक क्लियरिंग हाउस वाला चेक के लिए। सिक्योरिटी मार्केट में क्या करेगा, सब आपने शेयर परचेज करे तो आपके पास शेयर्स आने चाहिए T+2 डेज़ में, पेमेंट आपका कटना चाहिए, किसी व्यक्ति ने बेचे हैं तो उसके अकाउंट में पेमेंट जाने चाहिए, तो ये सारा काम जो होता है वो करता है सब क्लियरिंग कॉरपोरेशन। BSE का खुद का ही क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, मतलब BSE खुद ही काम करता है क्लियरिंग कॉरपोरेशन का। NSE ने एक अलग से अपनी सब्सिडरी कंपनी बना रखी है NSCCL, राइट, जो वो क्लियरिंग हाउस वाला काम करती है। चले, क्लियरिंग कॉरपोरेशन मीन्स अ कंपनी फॉर्म इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 फॉर द पर्पस ऑफ, पहला, पीरियोडिकल सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिफरेंसेस दे अंडर, राइट, पीरियोडिकल सेटलमेंट होगा, कोई डिफरेंस है वो बताएं। द डिलीवरी ऑफ एंड पेमेंट फॉर सिक्योरिटीज़, आपको शेयर्स की डिलीवरी मिली है नहीं मिली है, पेमेंट हुआ है नहीं है वो चेक करना है। एनी अदर मैटर इंसिडेंटल टू और कनेक्टेड विद सच ट्रांसफ़र। बायलॉज क्या होंगे क्लियरिंग कॉरपोरेशन के, एवरी क्लियरिंग कॉरपोरेशन शैल मेक बायलॉज, सबमिट करना है सेबी को अप्रूवल के लिए, सेबी में ग्रांट अप्रूवल, और अगर अप्रूवल नहीं देगा तो वो इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड और पब्लिक इंटरेस्ट में अप्रूवल नहीं देगा, कौन, सेबी। अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफर द ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ अ क्लियरिंग हाउस, किसको दे देगा वो, NSE ने ऐसा करा है, टू द क्लियरिंग कॉरपोरेशन। हाउएवर आपको ये देने के लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी रिक्वायर्ड है, राइट। सेक्शन नंबर कौन सा है, 8A, बहुत ध्यान से। सेक्शन नंबर 12 में क्या है यार, ये बात कर रहा है हम बिजनेस सस्पेंड कर रहे हैं, हम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को सस्पेंड कर रहे हैं इमरजेंसी सिचुएशन में मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए, और हमें एक्सटेंड करना है तो वो नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। 9 में हमने बात करी बायलॉज की, स्कोप ऑफ बायलॉज की लिस्ट हमने देखी है जिसमें 5-7 आइटम देखे हमने। क्लियरिंग कॉरपोरेशन का सेक्शन नंबर 8 हमने देखा है, राइट। चलो, सेक्शन नंबर 7A है जो बात करता है पावर ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज टू मेक रूल्स रिस्ट्रिक्टिंग वोटिंग राइट्स, राइट। स्टॉक एक्सचेंज को पावर है कि भाई आप रूल्स बना दें वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, और सेक्शन नंबर फिर से बीच में इंसर्ट है, सेक्शन नंबर 7A है। अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मेक्स और अमेंड इट रूल्स, राइट। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, सब मेक और अमेंड, या तो रूल्स बनाएगा या उनको अमेंड करेगा। आपको कुछ भी काम करना है सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए पड़ती, क्यों भाई, रूल्स बनाने की पावर किसको होती है, गवर्नमेंट को।
ये अप्रूवल मिलने के बाद आपको पब्लिश करना है ऑफिशियल गैजेट में। और आपके रूल्स में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहली बात तो वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ किसको रहेंगे, मेंबर को। ये आपके रूल का स्कोप हो सकता है। द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वोटिंग राइट्स टू मेंबर्स ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर प्लेज बिफोर द स्टॉक एक्सचेंज इन एनी मीटिंग। और किसी बाहर वाले को अधिकार नहीं होगा। हर एक मेंबर को एक वोट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग। वन मेंबर वन वोट। द रेगुलेशन ऑफ वोटिंग राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर प्लेस्ड बिफोर द स्टॉक एक्सचेंज एट द मीटिंग सो दैट ईच मेंबर मे बी एंटाइटल्ड टू हैव वन वोट ओनली। हर मेंबर को सिर्फ और सिर्फ एक वोट ही मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज शेयर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। कितनी भी आपकी कैपिटल हो उससे हमें मतलब नहीं है। प्रॉक्सी को हमने प्रोहिबिट कर दिया। थर्ड पॉइंट, द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट्स ऑफ द मेंबर टू अपॉइंट अनदर पर्सन एज अ प्रॉक्सी और वोट करेगा स्टॉक एक्सचेंज में, साफ साफ मना है भाई, प्रॉक्सी वॉक्सी अलाउड नहीं है। अदर रिलेटेड मैटर, ऐसे कोई मैटर भी आप दे सकते हैं। सेक्शन नंबर 7A एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का सेक्शन है हमारे पास, रिस्ट्रिक्टिंग रूल्स रिलेटिंग टू रिस्ट्रिक्शन वोटिंग राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लो, पब्लिश करो ऑफिशियल गजट में। 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, वोटिंग राइट सिर्फ मेंबर को रहेगा, हर एक मेंबर को एक वोट रहेगा, प्रॉक्सी को हमने मना किया है, और 4th पॉइंट में और कोई मैटर भी हम दे सकते हैं। चलो, सेक्शन नंबर 10 बात करता है पावर ऑफ सेबी टू मेक और अमेंड बायलॉज ऑफ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। बहुत ध्यान से, हम सेबी को पावर दे रहे हैं कि भाई आप बायलॉज को बनाओ या अमेंड करो। अ रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में मेक अ रिक्वेस्ट इन राइटिंग टू सेबी। किसको रिक्वेस्ट करेगा, सेबी को, कि भाई आप हमारे बायलॉज बना दें स्टॉक एक्सचेंज के, या अमेंडमेंट कर दें एग्जिस्टिंग बायलॉज में। 1 पॉइंट, मतलब हम रिक्वेस्ट दे रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज को। लॉ ने सेबी को स्यू मोटो पावर दिया कि आप भी किसी स्टॉक एक्सचेंज के बायलॉज बना सकते हैं स्यू मोटो बेसिस पर, ऑन इट्स ओन ओपिनियन, या फिर उनको चेंज भी कर सकते हैं। बिफोर मेकिंग द बायलॉज और एनी अमेंडमेंट देयर ऑफ सेबी शैल कंसल्ट द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। सेबी किससे बात करेगा, गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अगर अमेंडमेंट किया था आपने स्यू मोटो बेसिस पर और गवर्निंग बॉडी को आपके ने जो अमेंडमेंट किया था वो उनको सही नहीं लग रहा है, तो गवर्निंग बॉडी इसको ऑब्जेक्ट कर सकता है 2 महीने में, जब से आपने पब्लिश करा है। सेबी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और अकॉर्डिंगली सेबी खुद उनको फिर से रिवाइज कर देगा, बात करके कि भाई कहाँ पर प्रॉब्लम है, कौन से वाले क्लॉज में समस्या है। तो ये सेक्शन नंबर 10 है, राइट। सेक्शन नंबर 10 में 2 बातें हैं भाई, आपको बायलॉज बनाना है या अमेंड करना है। बनाना है, अमेंड करना है तो स्टॉक एक्सचेंज खुद बोलेगा सेबी को, तो बन जाएगा, अमेंड हो जाएगा। या फिर सेबी स्यू मोटो भी आपके बायलॉज बना सकता है या अमेंड कर सकता है। अगर सेबी ने स्यू मोटो बेसिस पर चेंज किया है और आपको गवर्निंग बॉडी को सही नहीं लगता, तो गवर्निंग बॉडी 2 महीने में ऑब्जेक्शन कर सकता है और वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और फिर वो उनको रिवाइज कर देगा। सेक्शन नंबर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 7A एंड सेक्शन नंबर 10। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास वो बात कर रहा है सेक्शन नंबर 13, और सेक्शन नंबर 13 में एज सच कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है। इन्होंने बोला भाई आप, सीधी बात है, स्टॉक एक्सचेंज के बाहर जाके कोई काम ना करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करें, और अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कोई करा है तो उसको हमने इलीगल बोला। सिंपल एग्जांपल में बोले, अगर आपने कभी ये शब्द सुना हो तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा, डब्बा ट्रेडिंग, राइट। डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है कि भाई बहुत जन क्या करते हैं साहब, कोई आपको सेबी में रजिस्टर्ड नहीं होना, पहली बात तो ये इलीगल है, राइट। इंडिया में होता है ये। बहुत जन क्या करते हैं साहब, एक उन्होंने कंप्यूटर लगा लिया, कंप्यूटर पे फॉर एग्जांपल रेट्स चल रहा है, राइट, जो स्टॉक एक्सचेंज के रेट हैं वही रेट चल रहे हैं सामने। आप गए वहाँ पर, आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं, 10,000 रुपीज़ में, राइट, ये नोटिफाइड एरियाज़ की बात कर रहा है कि भाई उस एरिया के बाहर आपको ये काम नहीं करना है जहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है। फिलहाल हम डब्बा ट्रेडिंग की बात करें कैसे होता है। से फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 रुपीज़ है और 10,000 रुपीज़ में आपको रिलायंस कंपनी का एक फ्यूचर का लॉट खरीदना है। लीगली जाओगे तो आपको कम से कम 50,000 80,000 रुपये मार्जिन जमा करना पड़ेगा, उसके बाद आप एलिजिबल होगे रिलायंस फ्यूचर का एक लॉट परचेज़ करने के लिए। बट अगर आप डब्बा ट्रेडिंग में जाते हो तो डब्बा ट्रेडिंग में आपको कोई सबमिट नहीं करना कहीं पर भी, राइट। करना क्या होता है, आपको
सिंपल आप गए वहाँ पर, आपने बोला भाई रिलायंस का एक फ्यूचर का लॉट परचेज़ करो, वो बंदा सामने जो टीवी पे आपके लैपटॉप पे जो रेट चल रहा है उस रेट पर आपका नाम लिख देगा कि भाई आशीष ने रिलायंस फ्यूचर का एक लॉट लिया है 1235 रुपये में, राइट। सिर्फ फॉर एग्जांपल वो 1 घंटे बाद 1245 का हो गया और मैंने बोला बेच दो, तो मुझे जितने का लॉट साइज़ है 500 शेयर्स का लॉट साइज़ है, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 5000 रुपये वो मुझे दे देगा। रिवर्स 1235 में लिया, 1225 आ गया, 5000 रुपये वो मेरे माइनस कर देगा उसमें से। अब मेरे मात्र बचे 5000 रुपये। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का सेटलमेंट होता है, वो होता है आपका डब्बा में ट्रेड करना, राइट। उसको हम सब जगह पूरे इंडिया में सब वो डब्बा ट्रेड ही नाम चलता है, राइट। चले, कॉन्ट्रैक्ट इन इलीगल है डब्बा ट्रेडिंग, कभी नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इन नोटिफाइड एरियाज illegal in certain circumstances. The central government is empowered to notify any state or states or area shall have due regard to the nature and volume of transaction, and thereupon every contract in securities in such states or area shall be illegal unless it is entered into. आपको करना है बिटवीन द मेंबर ऑफ RSC तब करो आप, या थ्रू और विद द मेंबर ऑफ RSC तब आप कर सकते हो, राइट। ये ध्यान में आपको रखना है। एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन मेंबर्स ऑफ 2 or more recognized stock exchange in the notified state or states or area shall, subject to terms and conditions as may be stipulated by the respective stock exchange with prior approval of SEBI, राइट। प्रायर अप्रूवल ऑफ SEBI से काम ये हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक्शन नंबर कौन सा है? 13 है, स्पेसिफिक मना करता है, राइट। नेक्स्ट सेक्शन है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक और अमेंड द रूल्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेक्शन नंबर कौन सा है? 8 है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू ऑर्डर इफ कंप्लाई विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। ध्यान से, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स को चेंज कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज के या उनको अमेंड कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगा ऑर्डर इफ़ कंप्लाई विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पहले बात करेगा, कंसल्ट करेगा गवर्निंग बॉडी को, स्टॉक एक्सचेंज को, और अपनी ओपिनियन फ्रेम करेगा कि रीजंस फॉर मेकिंग ऑफ सच ऑर्डर। द रूल्स में प्रोवाइड द प्रोविजन रिलेटिंग टू गवर्निंग बॉडी, ऑफिस बियरर्स, मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, एडमिशन ऑफ फर्म एज अ मेंबर। इन चीज़ों के लिए हम रूल्स में अमेंडमेंट की बात कर सकते हैं। मैटर्स ये होंगे, गवर्निंग बॉडी के रिस्पेक्ट में कोई मैटर है, ऑफिस बियरर मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कोई मैटर है, एडमिशन ऑफ फर्म एज अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कोई मैटर है। यस, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ RSE टू मेक और अमेंड। कितने टाइम में करना है आपको? 2 महीने में। कब से? जब से गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है। अगर आपने चेंज कर दिया रूल्स में, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। NP मतलब नो प्रॉब्लम। ये आपको येस नो NP एग्ज़ाम में नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको एक प्रोविज़न को लिंक करने के लिए मैंने इसमें एडिशन किया है। देन से अगर नहीं किया, देन सेंट्रल गवर्नमेंट मेक और अमेंड द रूल्स इन द सेम फॉर्म एज प्रपोज इन द ऑर्डर। फिर गवर्नमेंट उसको चेंज करेगा, देन पब्लिश कर देगा ऑफिशियल गज़ेट में, जहाँ पर मेरी कंपनी RSE सिचुएटेड है उस स्टेट के ऑफिशियल गज़ेट में उसको पब्लिश कर देगा। सेक्शन नंबर कौन सा है? ये 13 है, जो नोटिफाइड एरिया के अलावा करा तो इलीगल बात करता है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट के। और सेक्शन नंबर 18 में पावर किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप रूल्स को चेंज कर सकते हैं, रूल्स को अमेंड कर सकते हैं। स्पेसिफिक मैटर्स है गवर्निंग बॉडी के रिस्पेक्ट में, ऑफिस बेरर और स्टॉक एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में, एडमिशन ऑफ अ फर्म एज अ मेंबर के रिस्पेक्ट में। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, 2 महीने के अंदर गवर्निंग बॉडी चेंज करेगा, कर दिया, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। नहीं करा तो फिर कौन करता है? स्वयं गवर्नमेंट खुद करेगा। एंड आपको क्या देनी पड़ेगी? ऑफिशियल गज़ेट में आपको पब्लिश करना पड़ेगा। ऑफिशियल गज़ेट भी कौन सा वाला? जहाँ पर मेरी RSE का ऑफिस सिचुएटेड है उस स्टेट में, राइट। चले, नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर का। सेक्शन नंबर कौन सा है आपका? 13 का। एज सच आज के दिन इस कॉन्सेप्ट का कोई काम नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग फ्लोर पुराने ज़माने में हुआ करता था साहब। जब एक फ्लोर पर आपने मूवीज़ देखी होंगी साहब, पुराने ज़माने की जो हॉलीवुड में स्टॉक एक्सचेंज वाली मूवीज़ हैं, राइट, उनमें वो खड़े होकर बोल लगती थी साहब कि ये वाला शेयर इतने में कौन लेने के लिए तैयार है। हम उसकी बात कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग फ्लोर की बात है। एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर मीन्स अ ट्रेडिंग रिंग और अ ट्रेडिंग फैसिलिटी।
ऑफर्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हो चुका है। आउटसाइड इट्स एरिया ऑफ ऑपरेशन टू इनेबल द इन्वेस्टर टू बाय एंड सेल सिक्योरिटीज थ्रू सच ट्रेडिंग फ्लोर अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ दैट स्टॉक एक्सचेंज। हम अगर कंसिडर करना चाहे तो ट्रेडिंग फ्लोर को सब हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन से कंपेयर कर सकते हैं कि अब तो ऐसा लॉजिक हो गया है। सेक्शन नंबर 13 है SCRA में, स्टॉक एक्सचेंज में एस्टैब्लिश एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशन स्टिपुलेटेड बाय सेबी। सेक्शन नंबर 13A था। सेक्शन नंबर 15 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, राइट, बहुत ध्यान से। मेंबर मे नॉट एक्ट प्रिंसिपल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। पहले इस सेक्शन का हम बैकग्राउंड देखें, कॉन्सेप्ट क्या है। एन इन्वेस्टर कैन नॉट डायरेक्टली बाय हिमसेल्फ ट्रेड, परचेज और सेल सिक्योरिटीज ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अरे भाई, एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता, आपको ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो ब्रोकर क्या हुआ? मेंबर। नॉर्मल व्यक्ति क्या हुआ? इन्वेस्टर। He can trade only through a member of a stock exchange. Therefore, a member of a stock exchange act as a intermediary between two investors. That is, he act as a agent. वो broker क्या हुआ? आपका agent. Since he carries out the transaction on behalf of the investor. As per section 15, no member of a RSC shall enter. मतलब सीधी बात है, बिना इन्वेस्टर की परमिशन से आप उसके अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उससे शेयर खरीद बेच नहीं सकते। सिंपल कंसेप्ट सेक्शन 15 का। नो मेंबर ऑफ अ RSC शैल एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट एज अ प्रिंसिपल विद एनी अदर पर्सन अदर देन अ मेंबर ऑफ RSC एक्सेप्ट इन फॉलोइंग केसेस। पहला, वेयर द मेंबर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सिक्योर द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट होने से आपने 3 दिन के अंदर उसकी कंसेंट ले ली है तो अलाउड है, और आपने डिस्क्लोज कर दिया नोट या मेमोरेंडम या एग्रीमेंट में कि भाई मैं एक प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा हूँ। बट याद रखना, अ मेंबर में अगर कोई आउटस्टैंडिंग पोजीशन है इन्वेस्टर्स की और बंदे के पास पैसा नहीं है, लॉस हो रहा है, उस केस में वो उसकी पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकता है। ये उसको इनहेरेंट राइट है। इनफैक्ट एग्रीमेंट में साइन होता है ये। A member may, without obtaining any pre-written consent of such person, close out any outstanding contract entered into by such person in accordance with the bylaws of stock exchange. However, the member shall disclose in the note, memorandum, agreement of sale, purchase in respect of such closing out that he is acting as a principal. आपको लिखना पड़ेगा कि व्यक्ति वो कैसे काम कर रहा है, एज अ प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है। बहुत बड़ा सेक्शन, इनफैक्ट बहुत छोटा सेक्शन, सेक्शन नंबर 18 है। पता नहीं क्यों दे देते हैं ये, कॉन्ट्रैक्ट एंड डेरिवेटिव। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड डेरिवेटिव शेल बी लीगल एंड वैलिड इफ सच कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सेटल्ड ऑन अ क्लियरिंग हाउस ऑफ RBI, राइट। सेक्शन नंबर कौन सा है ये? सेक्शन नंबर 18 है। तो सेक्शन नंबर 13 में बात करिए हमने एडिशनल ट्रेडिंग फ्लोर की। सेक्शन नंबर 15 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मेंबर प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम नहीं कर सकता, करना है तो आपको रिटर्न में अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और एक छोटा सा सेक्शन, सेक्शन नंबर 8, जो बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट एंड डेरिवेटिव्स की। अब हम बात करें साहब लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की, तो सेक्शन नंबर हमारे पास है सेक्शन नंबर 21 से लेकर 22F तक सिक्योरिटी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात है, राइट। बट इस सेक्शन में लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात नहीं है एक्चुअल में। इसमें यह है कॉन्सेप्ट कि फॉर एग्जांपल हमने लिस्टिंग के लिए बोला है और फिर बाद में रिफ्यूज़ कर दिया, तो हम क्या अपील करने जाएंगे सेट के सामने, वो पूरा का पूरा जिक्र है रिफ्यूज़ल का। शुरू करें। एवरी कंपनी ऑफर शेयर्स और डिबेंचर्स, किसको दे रहा है आप शेयर्स डिबेंचर्स? पब्लिक को। फॉर सब्सक्रिप्शन बाय इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, आपने क्या इशू करा है? प्रोस्पेक्टस। बिफोर सच इशू अप्लाई करना है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग ऑफ इट्स शेयर्स, राइट। तो लॉ ने बोला है साहब कोई भी कंपनी शेयर्स वगैरह दे रही है, आपने क्या करना है? सबसे पहले लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को। फर्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल टू लिस्ट सिक्योरिटीज। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज शैल रिकॉर्ड द रीजंस, आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे अगर आप मना कर रहे हो उस कंपनी के शेयर लिस्ट करने से। यस, फिर कंपनी अपील करेगी सेट के सामने, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने, विद इन 15 डेज जब से वो रीजंस दिए गए हैं, या फिर where the stock exchange has omitted or failed to dispose of the application for listing of shares,
द अपील शेल बी फाइल्ड विद इन 15 डेज, या तो जब से रीज़न दिए गए तब से 15 डेज में सेट में अपील फाइल करो, एक कॉन्सेप्ट, या फिर इंटीमेट ही नहीं करा तो लॉ ने बोला फिर कब से, तो सेक्शन नंबर 40 है जो कंपनीज एक्ट में लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की बात करता है स्टॉक एक्सचेंज के लिए, उसमें जो टाइम पीरियड दिया वो जो ख़त्म हो रहा है तब से 15 डेज में आपको सेट को अपील करनी है। ये 15 डेज के ड्यूरेशन को हम 1 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जो भी अपील फाइल करी सेट के सामने वो सेट उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा, कितने ड्यूरेशन में, 6 मंथ में। सेट को कौन कौन सी पावर है, वही पावर है घिसी पिटी सब जो है सिविल कोर्ट को होती है। फॉर एग्जाम्पल समन इशू करने की, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस ऑन अफिडेविट, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, एनी अदर पावर। तो ये सारी पावर किसको दी गई है, सेट को। हाँ, हम इसमें आगे बात करें सब अपील टू सुप्रीम कोर्ट, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर कोई पर्सन सेट के ऑर्डर से अग्रीव्ड है तो लॉ ने बोला चिंता मत करो, आप सुप्रीम कोर्ट आओ, दरवाजे के बाद दरवाज़ा खुला है 60 दिन के अंदर। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर सेट के सामने अपील करना है 15 डेज में, सेट डिसीजन देगा 6 महीने के अंदर, और आपके अगेंस्ट में डिसीजन आया, आप अग्रीव्ड हो, यू वांट टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द सेट, देन यू कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द सेट। सॉरी, 6 महीने में आपको करना है और 60 दिन का और एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। अपील कैन बी फाइल्ड ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ, सिर्फ काय पे अपील फाइल करना है आपको, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। नो सिविल कोर्ट हैज़ एनी जुरिस्डिक्शन मैटर फॉर विच सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल इज एम्पावर्ड, राइट। सिविल कोर्ट को कोई भी पावर नहीं है जिसमें सेट को पावर है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, वरना आप यहाँ के वहाँ चले जाओ तो वो वाली चीज़ है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ के बारे में। चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास में डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की। सेक्शन नंबर कौन सा है, 21A है। ग्राउंड्स फॉर डी लिस्टिंग, आपको ग्राउंड्स फॉर डी लिस्टिंग बताए हैं। इन्होंने क्या बोला, अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में डी लिस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। इनमें से किसी भी ग्राउंड में आप अपने शेयर्स की डी लिस्टिंग कर सकते हैं। पहला, अगर कंपनी लगातार 3 साल से लॉस कर रही है और आपकी नेगेटिव हो गई है नेटवर्थ, तो डी लिस्टिंग हो जाएगी। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी रिमेन सस्पेंडेड फॉर मोर देन 6 महीना, 6 मंथ से ज़्यादा ट्रेडिंग सस्पेंडेड है कंपनी की, तो डी लिस्टिंग हो जाएगी। सिक्योरिटीज इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, कोई ट्रेड ही नहीं करता है, लिस्ट करा रखी कंपनी 3 साल हो गए साहब, तो डी लिस्ट हो जाएगी। ये 3 पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट और अच्छे पॉइंट हैं। 4th पॉइंट बात कर रहा है कि प्रमोटर कंपनी के डायरेक्टर ने कोई डिफ़ॉल्ट किया है और आपके ऊपर पेनल्टी 1 करोड़ रुपए की है और इम्प्रिजनमेंट 3 साल का है, तो भी डी लिस्ट हो जाएंगे। एड्रेसेस नहीं मिल रहे प्रमोटर्स वगैरह के, ऐसा फ्रॉड करा है, तो डी लिस्ट हो जाएगी। शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड बाय द पब्लिक कम बिलो द मिनिमम लेवल एप्लीकेबल टू द कंपनी एज पर द लिस्टिंग एग्रीमेंट, जो शेयर होल्डिंग होना चाहिए मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वो कम हो गई है, तो डी लिस्टिंग हो जाएगी। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज शैल रिकॉर्ड द रीजंस, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है कंपनी को डी लिस्टिंग करने के पहले। अब आपको डी लिस्टिंग के अगेंस्ट में अपील करना है, तो कौन कौन अपील करेगा, लिस्टेड कंपनी अपील करे या अग्रीड इन्वेस्टर है वो अपील करे। सेट के सामने आपको अपील करना है, 15 डेज के अंदर 1 महीने का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा और इसको डिस्पोज ऑफ कर देगा सेट कितने मंथ में। याद रखना सेट का जो डिसीजन देने का पावर है वो 6 मंथ का है और कॉपी वो किसको भेज देगा, अपील करने की पार्टीज़ को, राइट। बहुत ध्यान से डी लिस्टिंग सेक्शन मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जैसा लिस्टिंग वाला सेक्शन इम्पॉर्टेंट है आपका उसी तरीके से डी लिस्टिंग वाला भी सेक्शन इम्पॉर्टेंट है और आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं डी लिस्टिंग में, राइट। और डी लिस्टिंग का सेक्शन नंबर 21A है। अगर कोई पर्सन अग्रीव्ड है तो वो कौन कौन अग्रीव्ड होगा, या तो लिस्टेड कंपनी अग्रीव्ड है या इन्वेस्टर्स है, राइट। ये दोनों अपील कर सकते हैं इसके सामने, सेट के सामने 15 डेज में, एक्सटेंशन 1 मंथ का जैसा आगे देखा था हमने लिस्टिंग में, और सेट अपना डिसीजन दे देगा 6 मंथ में और कॉपी ऑफ द सेट की ऑर्डर पार्टीज़ को हम दे देंगे। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ग्राउंड्स। पहले 3 ग्राउंड बहुत अच्छे हैं। पहला, लॉस हो रहा है 3 साल से, नेगेटिव नेटवर्थ हो गई है। सेकेंड पॉइंट, 6 महीने से ट्रेडिंग नहीं हुई है।
3 साल से इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज़ है। ये तो हो गए 3 पॉइंट अलग। फिर 2 पॉइंट है डायरेक्टर वगैरह से रिलेटेड। पहला, उन्होंने इस तरीके का फ्रॉड किया है कि 1 करोड़ का फाइन है और इम्प्रिजनमेंट 3 साल का है उनके ऊपर, या उनका एड्रेस नोन नहीं है, तो 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर 4 राइट, एंड पॉइंट नंबर 5 ये हो गया। और 6th वाला, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग से कम हो गई है तो भी आपकी लिस्ट डीलिस्टिंग हो जाएगी। सेक्शन नंबर कौन सा है? 21A। टाइटल टू डिविडेंड सेक्शन नंबर 27A है। राइट टू रिसीव इनकम फ्रॉम CIS, CIS मतलब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, सेक्शन नंबर कौन सा है? 27A है। दोनों अलग अलग सेक्शन हैं, ये 27 है और ये 27A है, राइट। It shall be the lawful for the holder of security to receive and retain any dividend declared by the company। जो भी डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर करा है उस पर किसका अधिकार है? सिर्फ उसके मालिक का, मतलब जिसके पास वो कंपनी के शेयर्स हैं। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रांसफरर ट्रांसफरी। मैंने अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए तो क्या होगा? ट्रांसफरी को डिविडेंड मिलेगा। ट्रांसफरी ने अपना नाम नहीं लगाया तो किसको मिलेगा? वो सब डिस्कशन यहाँ पर है। If the transferee has lost the securities and all documents for the purpose of transfer of securities, ट्रांसफरी ने कंपनी को भेज दिए सारे डॉक्यूमेंट। Within 15 days from the dividend becomes due, डिविडेंड जब से ड्यू हो रहा है तब से 15 डेज में भेज दिया आपने। Yes, the holder shall have no right to receive the dividend or income। तो जो ट्रांसफरर है, याद रखना अभी ट्रांसफरी के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। डिविडेंड जब से ड्यू होने वाला उससे 15 डेज में बंदे ने बेच दिए ट्रांसफरी ने, तो लॉ ने बोला जो होल्डर है उसको फिर डिविडेंड वगैरह नहीं मिलेगा। जो 15 डेज का ड्यूरेशन है इसको हम एक्सटेंड कर देंगे अगर ट्रांसफरी की डेथ हो गई। बाय द एक्चुअल पीरियड लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्लेमिंग हिज राइट, जितना वक्त लगा है LR को अपना राइट क्लेम करने के लिए अगेंस्ट द डिसीज पर्सन, उतना टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। In case of loss of transfer deed, actual period taken for replacement. In case of delay in lodging of any security, actual period of delay। तो ये वाला चार्ट जो है याद रखना, सेक्शन नंबर 21A और सेक्शन नंबर 27A, ये सेक्शन बेहद इंपॉर्टेंट हैं और ये सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं हमारे पास, राइट। जो बात कर रहा है लिस्टिंग डीलिस्टिंग की, राइट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उसमें पेनल्टीज दी गई हैं। सब ज़माने भर के सेक्शन में डिफ़ॉल्ट है, पेनल्टीज दी गई हैं। सेक्शन नंबर 23 है जिसमें पेनल्टीज़ का जिक्र है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो 10 साल का रहना खाना फ्री है, मतलब इम्प्रिजनमेंट 10 साल का है। फाइन कितना लगेगा? 25 करोड़ रुपए का, मात्र 25 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है। इम्प्रिजनमेंट कितना है? 10 ईयर्स का। कौन कौन से सेक्शन में डिफ़ॉल्ट है? तो ये आपके पास लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने नॉन कंप्लाइंस करा 6(4) का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं माना, पीरियडिकल रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं करे तो समस्या है। सेक्शन नंबर 13 का, सेक्शन नंबर 16 का, 19 का, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट आपने गलत करे हैं तो समस्या है। वेयर द पर्सन ओज और कीप अ प्लेस अदर देन द RSE इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट तो समस्या है। जिस जगह को आपको जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए वहाँ के अलावा और कहीं से कॉन्ट्रैक्ट करना तो समस्या है। वेयर अ पर्सन मैनेजेस, होल्ड, कंट्रोल, असिस्ट इन कीपिंग एनी प्लेस अदर देन द RSE विच इज़ यूज फॉर द पर्पज ऑफ एंटरिंग इनटू परफॉर्मिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रामेशन तो समस्या है। वेयर अ पर्सन नॉट बीइंग अ मेंबर ऑफ अ RSE विलफुली रिप्रेजेंट टू हिम induces any person to believe that contract can be entered। Where a person not being a member of a RSC, सेक्शन नंबर 17 में कैनवास कर रहा है, किसी को इंड्यूस कर रहा है वो, या फिर सेक्शन नंबर 15, 21, 21A या 22, इनमें से किसी में भी डिफ़ॉल्ट करी, लॉ ने बोला 10 साल का तो इम्प्रिजनमेंट है और फाइन कितना लग जाएगा? अप टू 25 करोड़ तक का, राइट। चलो, और एक और हमारे पास नई तरह की पेनल्टीज आई थी, सब अलग अलग सेक्शन है। सेक्शन नंबर 23A में पेनल्टी है फेलियर टू फर्निश एनी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वगैरह, फर्निशिंग फॉल्स, इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करा, मिनिमम 1 लाख रुपए, मैक्सिमम 1 लाख रुपए पर डे, राइट, और नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपए।
23B, फेलियर बाय एनी पर्सन टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द क्लाइंट और फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, इन तीनों के लिए पेनल्टी अमाउंट 1 लाख रुपए मिनिमम है, 1 लाख रुपए पर डे, मैक्सिमम कितनी है 1 करोड़ तक। 23D बात करता है फेलियर टू सेग्रीगेट सिक्योरिटीज और मनी ऑफ क्लाइंट, अलग अलग क्लाइंट का अलग अलग अकाउंट होना चाहिए, अलग अलग पैसा होना चाहिए, अलग अलग शेयर्स होना चाहिए, नहीं करा पेनल्टी 1 लाख 1 करोड़ तक की। कोई भी पर्सन मैनेज कर रहे हैं CIS, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह और आपने कंप्लाई नहीं करा कंडीशन का, मिनिमम 5 लाख रुपए, मैक्सिमम 25 करोड़ तक। 23F में फेलियर बाय अ कंपनी और एनी पर्सन मैनेजिंग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट तो डिफॉल्ट है। 23G, अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फेल्स और निग्लेक्ट टू फर्निश periodical returns to the SEBI. A recognized stock exchange furnishes false, incorrect, incomplete periodical returns to SEBI. A recognized stock exchange fails or neglect to make amend any rules या fails to comply with the direction issued by the SEBI. तो लॉ ने बोला इनमें से कोई भी डिफॉल्ट है, मिनिमम 5 लाख रुपए, मैक्सिमम 25 करोड़ रुपए का प्रॉब्लम है। और 23G, फेलियर बाय द स्टॉक एक्सचेंज और अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू कंडक्ट इज बिजनेस विद इट्स मेंबर्स, मिनिमम 5 करोड़ रुपए, मैक्सिमम 25 करोड़ या 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ गेन विच एवर इज हायर, इतना पेनल्टी लगने वाली है। और कोई भी कॉन्ट्रामेशन करा जिसमें सेपरेट पेनल्टी नहीं है तो लॉ ने बोला कोई चिंता मत करो, 1 लाख रुपए, मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी आपको लग जाएगी, राइट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है न्यू पेनल्टीज के रिस्पेक्ट में, और ये हमारा SCRA का डिस्कशन है, राइट। थैंक यू।